बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे अलाइड स्कूल हॉलीडे पैक ग्रेड 7 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्टिविटी नंबर 8। सो स्टार्ट करते हैं जी। अब एक्टिविटी नंबर 8 आपको दी गई है, टॉपिक है इसका है फाइनेंशियल अरिथमेटिक। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है ना, इसको जो है वो आप डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बाद। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसने जो आपसे वैल्यूज़ दी है ना, तो बाय मिस्टेक उससे आप कह सकते हैं कि उन्होंने ये 1 नंबर पे लिख दिया है, इसको नंबर 10 पे होना चाहिए था और इसको 2 वाले को 1 पे होना चाहिए था। क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है ना, ये उससे रिलेटेड है, उसमें एक एक्टिविटी दी गई है, तो उसका यहाँ पे उसने पूछा हुआ है। तो अभी फ़िलहाल हम इसको डिस्कस नहीं करें, सॉल्व मैंने कर दिया है। 10 के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें फिर समझ आ जाएगी कि आखिर उसमें क्या पूछा था उसने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पे पहले जो है ना वो सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक अ फ्लैग हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर इन दी रेशो 2:3 में उसकी लेंथ और ब्रेड्थ उसने दे दी है। द एरिया ऑफ द क्लॉथ इज़ 7776 स्क्वायर फीट है। ठीक है, अब आपने इसको जो है वो समर पैक के ऊपर ही सॉल्व करना है। मैंने यहाँ पे किया, पर नीटली तरीके से यहाँ पे सॉल्व हो सकता है। आप ये करें कि अगर इस तरह से आपको लाइंस आ रही नहीं है तो आप पहले लाइंस ड्रा कर लिया करें, बाद में आप लाइंस रिमूव भी कर सकते हैं लेड पेंसिल से ड्रा करके ना, तो फिर ये नीट काम हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, लाइंस के बगैर अगर आप लिखते हैं तो फिर सीक्वेंस जो है ना वो ठीक नहीं होता। तो मेरा आपको यही मशवरा है कि आप यहाँ पे लाइंस के बगैर ना लिखें, लाइंस लगा लें, बाद में रेज कर दें अगर आपने करनी है। अगर ना भी करें देन फिर भी ठीक है। तो सबसे पहले तो उसने दायरा 2 चीज़ें आपको दी, रेशो दी 2 और 3, लेंथ और ब्रेथ की। तो इट्स मीन फर्स्ट चीज़ जो है वो लेंथ को शो कर रही है, दूसरी जो है ब्रेथ को शो कर रही है। तो हमने लेट कर लेना, लेट दी लेंथ 2x एंड ब्रेथ बी 3x, दोनों को लेट कर लिया। अब उसने एरिया दिया हुआ है आपको, ठीक है, और स्क्वायर फीट में दिया हुआ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अब ज़ाहिर है जो क्लॉथ होता है वो सर्कल में तो नहीं होता, वो रेक्टेंगल वाली शेप में होता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपके पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो यहाँ पे आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल उसने आपको वैल्यू दी हुई है, आपने वो राइट कर लेनी है इक्वल। यहाँ पे आपने जो चीज़ें लेट की हैं 2x और 3x, इसको मल्टीप्लाई दायरा कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। यहाँ से आपको x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो 6 को इधर ले आएंगे, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। जब इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो 1296 आपके पास आएगा। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यू लेनी है, एक्स स्क्वायर है इसको रिमूव करना है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 1296 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास वो 36 आ जाता है। ठीक है, तो आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है 36। अब आपने जो लेट की थी लेंथ वो 2x थी, तो x की प्लेस पे जो हमारे पास वैल्यू आई है हम उसको पुट करेंगे तो 72 फीट उसकी लेंथ आ जाएगी फ्लैग की। और ब्रेथ के लिए आप यहाँ पे देखें 3x है तो 3 ऐसे ही लिखेंगे, x की प्लेस पे जो वैल्यू आपने फाइंड किया उसको लिखें, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 108 फीट आपके पास उसकी ब्रेथ आ जाएगी। ठीक है, जो इस तरह से ये आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 2 था वो यहाँ पे आपका हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वहाँ पे हमें दिया हुआ है जी क्वेश्चन नंबर 3। तो इसको भी मैंने यहाँ पे देखिए अब लाइंस लगाई हुई हैं, मैंने रिमूव नहीं की, लेड पेंसिल से मैंने ये सारी लाइंस लगाई हैं। आप भी ऐसे लगा के इसको नीट वे में कर लीजिएगा। रहमान इज़ एन आर्किटेक्ट, वो कह रहा है रहमान आर्किटेक्ट है। ही इज़ डिज़ाइनिंग अ फुट ओवर ब्रिज एज पर हिज स्केल 15 फीट ऑफ एक्चुअल ब्रिज इज़ रिप्रेजेंटेड एज 3 सेंटीमीटर ऑन पेपर। अब वो आर्किटेक्ट है तो ज़ाहिर है वो पहले जो है ना वो उसका मैप नक्शा जिसको कहते हैं ना वो बनाएगा। किसके ऊपर वो बनाएगा उसका, तो वो सारा वो बनाएगा पेज के ऊपर। तो उसने कहा है जो एक्चुअल उसका अच्छा ना 5 फीट जो ब्रिज है तो उसको 15 फीट सॉरी, तो उसको वो 3 सेंटीमीटर के इक्वल ले रहा है पेज के ऊपर जो उसने ड्रा किया है। तो 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसका मतलब है 15 फीट होगा। इफ़ द विड्थ ऑफ द ब्रिज इन हिज डिज़ाइन इज़ 18 सेंटीमीटर, अगर उसके डिज़ाइन में उसकी जो विड्थ है वो 18 सेंटीमीटर है, व्हाट इज़ दी एक्चुअल विड्थ ऑफ अ ब्रिज। तो एक्चुअल विड्थ जो है ना वो आपने उसकी फाइंड करनी है। तो आपको क्या बताया, आप यहाँ पे लिखेंगे सिंस 3 सेंटीमीटर ऑन पेपर, 3 सेंटीमीटर उसने क्या है पेपर के ऊपर है, किसके इक्वल है 15 एक्चुअल। तो आप यहाँ पे लिख दें 15 फीट एक्चुअल। अगर आप अब 1 सेंटीमीटर फाइंड कर लेंगे तो फिर आप 8 सेंटीमीटर फाइंड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1 सेंटीमीटर ऑन पेपर, तो 1 इधर ही रह गया, 3 को उधर ले गया तो इधर जाके वो डिवाइड हो जाएगा। 15 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 5 फीट एक्चुअल में आ जाएगा और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ऑन पेपर पे रह गया। अब आपने फाइंड कितना करना है 18 सेंटीमीटर का। सो आप यहाँ पे लिखेंगे सो फॉर 18 सेंटीमीटर ऑन पेपर एक्चुअल विड्थ इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय
5, क्योंकि 1 सेंटीमीटर आप फाइंड कर चुके हैं, 3 सेंटीमीटर उसने 15 के इक्वल कहा था, वहीं से हमने 1 का निकाल लिया, तो फिर 18 निकालना है, तो 1 के साथ जो 1 का आया है एक्चुअल में उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो होगा 90 फीट। तो एक्चुअल विड्थ जो उसकी होगी वो आपके पास आ जाएगी 19 फीट। तो ये आप इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है। बुक स्टोर चार्ज ₹27,050 फॉर 11 बुक्स। वो कह रहा है एक बुक स्टोर है वो 11 बुक्स के लिए इतना चार्ज कर रहा है। अ स्टूडेंट सेज दैट द यूनिट प्राइस इज़ ₹125 पर बुक। वो कहता है एक स्टूडेंट है वो कह रहा है कि पर बुक जो है ना उसने वो ₹125 लगाई है। व्हाट इज़ द एरर, एरर कितना है, व्हाट इज़ द करेक्ट यूनिट प्राइस। तो करेक्ट यूनिट प्राइस कितनी है, इट्स मीन जो वो प्राइस आपको दे रहा है ना ये वाली, इसके अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट ने कहा है वो गलत है, इसलिए तो उसने पूछा है आपसे कि व्हाट इज़ द एरर। तो सबसे पहले आप एरर फाइंड नहीं कर सकते बल्कि आप करेक्ट यूनिट फाइंड करेंगे, देन फिर आप बताएंगे कि क्या आया इसमें एरर है या नहीं। तो अब आप देखें कि आपने किस तरह से, अब आपके पास 11 बुक्स की प्राइस होनी चाहिए, तो 11 बुक्स की प्राइस आ रहा है, हम इसके ऊपर उसको डिवाइड कर लेंगे, तो यूनिट प्राइस किसके इक्वल होगी, टोटल प्राइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बुक्स। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो 2750 को डिवाइड आप 11 पे कर लें तो एक बुक की जो प्राइस है वो आपके पास ₹250 आ रही है, जबकि स्टूडेंट ने कितनी का है, उसने 125 फीट का है। तो करेक्ट प्राइस आपके पास ये वाली आ जाएगी ₹250 पर बुक। अब एरर इसमें क्या है, स्टूडेंट प्राइस माइनस करेक्ट प्राइस 125 माइनस 250, तो माइनस 125 उसने जो है ना वो गलत का है। तो एरर आप बता देंगे उसका कि ₹125 पर बुक का जो एरर है वो आया, क्योंकि स्टूडेंट ने कहा था कि 125 की एक बुक है, जबकि आपके पास जो बुक है इसकी बनी है वो 250 बनी है। ठीक है, कितनी बनी है जी, ₹250 बनी है। तो 250 में से जो एरर था वो अगर आप उसका माइनस कर देंगे तो 125 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये जो है था ना वो उसने एरर आपको बता दिया था, तो ये आप इस तरह से जो है ना वो राइट कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जी उसने आपको दिया हुआ है, नुसरत सेड दैट द रेशो 5/6 एंड 25/36 आर प्रोपोर्शनल। नुसरत है वो कह रही है कि ये दोनों रेशो बराबर हैं, मीन 5/6 इज इक्वल टू 25/36 है, प्रोपोर्शनल है। व्हाट एरर डिड शी मेड, इसने कौन सा एरर किया है, राइट अ रेशो इक्विवेलेंट टू 5/6 टू फॉर्म अ करेक्ट प्रोपोर्शन। तो आपने करेक्ट प्रोपोर्शन बताना है। इट्स मीन जो उसने रेशो कही है वो गलत कही है। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 2 रेशोज़ आर प्रोपोर्शनल इफ़ दे आर इक्विवेलेंट। 2 रेशोज़ कब प्रोपोर्शनल होती हैं, जब वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट आ जाएं। अब देखें 5/6 इज इक्वल टू 25/36, आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आना चाहिए। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 को 36 इज इक्वल टू 25 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 180 और ये 150 आ रहा है, जो कि नॉट इक्वल है। ठीक है, अब प्रोपोर्शनल के लिए ज़रूरी है कि वो इक्विवेलेंट होनी चाहिए। सो शी मल्टीप्लाइड ओनली नोमिनेटर, रीज़न आप लिख सकते हैं ना ये कि शी मल्टीप्लाइड ओनली दी नोमिनेटर बाय 5, उसने नोमिनेटर को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्योंकि उसने क्या है वो 25 है, ओरिजिनल रेशो 5 थी, मीन उसने उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई किया। बट डिड नॉट मल्टीप्लाई दी डिनोमिनेटर बाय 5, लेकिन उसने डिनोमिनेटर को 5 के साथ नहीं किया, क्योंकि अगर वो डिनोमिनेटर को 5 के साथ करती तो वो 30 आना था, लेकिन यहाँ पे तो उसने 36 का है। इट्स मीन उसने क्या किया है, फॉर इक्विवेलेंट रेशोज यू मस्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बोथ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर। तो आपके लिए ये इक्विवेलेंट रेशोज के लिए ज़रूरी होता है कि आप नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को जो है वो सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, लेकिन उसने क्या किया, उसने ऊपर वाले को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और जबकि जो डिनोमिनेटर है उसको उसने 6 के साथ मल्टीप्लाई करके राइट किया है, जो कि रॉन्ग है। ठीक है, तो ये वाली एक्सप्लेनेशन आप दे दें तो आप यहाँ पे करेक्ट प्रोपोर्शन इसका जो है ना वो फाइंड कर सकते हैं। करेक्ट प्रोपोर्शन है 5/6 इज इक्वल टू, इसको भी मल्टीप्लाई 5 से किया और इसको भी 5 से किया, तो आपके पास करेक्ट जो आ जाएगी प्रोपोर्शन या इसके इक्विवेलेंट कोई नंबर आया है तो वो 25/30 आ जाएगा। अगर आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करें तो देन ये फिर 6 को 5 से करेंगे तो 30/36 आएगा। आप यहाँ पे 5 भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। वो तो हमने इसलिए 5 ले लिया कि उसने क्वेश्चन में ऊपर वाले को 5 लिया हुआ था कि उसके साथ मल्टीप्लाई किया था, तो इसलिए 5 ले लिया। आप 6 भी ले सकते हैं, लेकिन फिर 6 ऊपर भी 6 होगा नीचे भी 6 होगा, 7 लेना है, ऊपर भी 7 लेना है, नीचे भी 7 लेना है, फिर वो इक्विवेलेंट हो सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं होते। तो इक्विवेलेंट रेशो का मीन है कि आप प्रोपोर्शन का मीन होता है कि आपके पास जो ओरिजिनल रेशो है उसको अगर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो सेम नंबर के साथ करें, तो ये फिर इसका करेक्ट आंसर जो है ना वो बन सकता है। जब आप 5 के साथ करेंगे 25/30
30। ठीक हो गया है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे डन इन अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में एक सर्वे जो है वो किया गया है, उसमें 0.09% ऑफ द प्रोडक्ट मेड बाय द फैक्ट्री वर डिफेक्टिव। वो कह रहा है कि उसमें प्रोडक्ट बन रही थी उसमें से 0.09% जो प्रोडक्ट थी वो डिफेक्टेड थी। वसीम सेज दैट इट मीन्स अराउंड 9 आउट ऑफ एवरी 100 प्रोडक्ट्स आर डिफेक्टिव। तो वसीम का कहना है कि जो प्रोडक्ट हैं कम फैक्ट्री में बनी है उसमें से वो ये कह रहा है कि हर 100 प्रोडक्ट में से जो 9 है वो डिफेक्टिव हैं। व्हाट इज़ वसीम्स एरर, वसीम गलती कर रहा है, क्या कर रहा है वो आपने बतानी है। व्हाट शुड बी द करेक्ट इंटरप्रिटेशन, तो करेक्ट इंटरप्रिटेशन आपने बतानी है। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि उसने एरर क्या किया है। अब वो ये एरर आया है आपके पास 0.09%, वो कह रहा है हर 100 में से 9 है, जबकि ये इसका परसेंटेज आप निकालें तो ये ऐसे नहीं आएगी। आप यहाँ पे लिखेंगे वसीम कन्फ्यूज्ड परसेंट विद जस्ट द नंबर इन फ्रंट। 0.09% इज इक्वल टू 0.09 ओवर 100। आप जाहिर है इसकी परसेंटेज अगर 0.09 की निकालेंगे तो आपने किसी भी नंबर की परसेंटेज निकालनी हो तो उसको 100 पे डिवाइड कर देते हैं। तो 100 पे डिवाइड आपने किया तो वो कितनी आ रही है, 0.009 एज डिफेक्टेड आ रही हैं कि इतनी प्रोडक्ट डिफेक्टेड होंगी हर 100 में से। तो वो कह रहा है 9 होंगी जबकि इतनी हो रही हैं। तो आप 9 आउट ऑफ एवरी 100 इज इक्वल टू, अगर जो उसने कहा है अगर उसका हम निकालें तो 9 आउट ऑफ एवरी 100 का मीन है 9 को 100 पे डिवाइड कर दें देन वो 9% आ रहा है। जबकि क्वेश्चन में उसने हमें कितने परसेंट कहा है, उसने कहा है 0.09। जबकि अगर वो 100 में से 9 निकाल रहा है तो फिर तो आंसर उसका 9% आ रहा है, तो नॉट 0.0% आ रहा है। तो इट्स मीन 9% इज 100 टाइम्स लार्जर देन 0.09%। तो जो 9% है वो ओरिजिनल वैल्यू से 100 टाइम लार्जर है। और ये वाली जो वैल्यू है अगर आप इसका निकालेंगे तो 0.09 को आप ज़ाहिर है फिर जो है ना वो 100 आप इसका जो है ना वो ख़त्म करें ना, एलसीएम ये डेसिमल ख़त्म करें तो 100 आ जाएगा और ये परसेंट का 100 लगा देंगे तो ये वैल्यू आपके पास बेसिकली आ रही है। तो करेक्ट इंटरप्रिटेशन क्या है, अराउंड 9 आउट ऑफ एवरी 10,000 प्रोडक्ट्स आर डिफेक्टिव। कि 9 जो है वो 10, ये 10,000 बनेगा ना, तो इट्स मीन कि आपकी 10,000 प्रोडक्ट्स में से 9 प्रोडक्ट जस्ट डिफेक्टिव हैं। जबकि जो वसीम कह रहा था उसने कहा था कि 100 में से 9 है, जबकि ओरिजिनल में कितनी है 1000 में से 9 जो है वो डिफेक्टिव हैं। ठीक है, तो ये आप इस तरह से इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। इसका और भी मेथड हो सकता है, आप और वे में भी इसके एक्सप्लेनेशन देना चाहें आप डिस्कस कर सकते हैं अपने टीचर से। ठीक है, ट्यूशन टीचर से, तो वो जिस तरह से आपको करवाए तो आप इसको कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको एज इट इज़ सॉल्व करना है। आप कहें कि बिल्कुल ये एग्जैक्ट होगा या बिल्कुल यही जो बात है इसी वे में की जा सकती है और किसी वे में नहीं की जा सकती तो की जा सकती है, आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ट्राई तो होती है कि जो आपको बेस्ट वे होता है जिसमें स्टूडेंट को समझ लग सके हम उस वे में क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि ये जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस होते हैं ना ये डिफरेंट वे में सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन इसका जो था वो बन रहा था। आंसर इस वे में अगर लेके चलें कि इजीली आपको समझ आ जाए तो फिर आपने यहाँ पे वही बात करनी है, लाइंस लगा लेनी है। ठीक है, जिस तरह से मैंने लगाई हैं, देन आप इसको नीटली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रिहान अर्न्स ₹75,000 पर मंथ एंड स्पेंड 60% ऑफ इट। वो कह रहा है 75 वो कमा रहा है, उसने कितना परसेंट यूज़ किया है, 60% उसका यूज़ किया है। ड्यू टू पे रिवीजन हीज़ मंथली इनकम इज़ इंक्रीज्ड बाय 15%। उसकी मंथली इनकम बाद में वो कह रहा है 50% इंक्रीज़ हो गई है। हीज़ एक्सपेंस आर आल्सो इंक्रीज्ड बाय 15%। उसके एक्सपेंस भी जो है वो इंक्रीज़ हो गया प्रीवियस एक्सपेंडिचर पे अमाउंट ड्यू टू प्राइस राइज। व्हाट इज़ हिज न्यू सेविंग। बेसिकली आपने उसकी न्यू सेविंग फाइंड करनी है। पहले हम उसकी जो है ना ओरिजिनल वाली ओल्ड सेविंग फाइंड कर लेते हैं, देन फिर हम डिफरेंस फाइंड कर सकेंगे। तो ओल्ड इनकम जो है वो आप राइट कर ले, फिर ओल्ड एक्सपेंस जो हैं वो उसने आपको बताई हैं 60% ऑफ है इसके ऊपर। तो आप लिखेंगे 60% ऑफ 75,000। 60% का मीन है 60 को 100 पे डिवाइड करेंगे, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करेंगे ये वाली वैल्यू के साथ। तो इसको आप सॉल्व करें तो 45,000 रुपीज़ आ जाएगा उसके जो ओल्ड एक्सपेंस हैं। ठीक है, अब ओल्ड सेविंग का फार्मूला आपके पास होता है इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर दें, ये फार्मूला होता है। आप करेंगे तो आपके पास सेविंग आ जाएगी। तो एक्सपेंस में से आपने इनकम में से आपने एक्सपेंस माइनस किया तो 30,000 रुपीज़ आ गया उसका जो ओल्ड वाली सेविंग थी। ठीक है, अब इंक्रीज़ कितना हुआ 50%, 15% ऑफ 75,000 पे उसका इंक्रीज़ हुआ। उसने कहा है ना उसकी जो सैलरी है वो भी इंक्रीज़ हुई है लेकिन एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज़ हुए हैं। तो सैलरी जो आपने इंक्रीज़ की वो आपने जब इंक्रीज़ करनी है तो 15/100, तो ये वाली उसकी जो है ना सैलरी इतनी इंक्रीज़ हो गई। ठीक है,
ठीक है, 11,250 इंक्रीज होगी। अब उसकी जो न्यू इनकम थी वो कितनी बनेगी, तो 75 उसकी प्रीवियस थी, उसमें ये वाली ज़ाहिर इंक्रीज़ हुई है तो ऐड कर लें तो ये वाली उसकी न्यू इनकम बन गई आपके पास 86,250 रुपीज़। अब इंक्रीज़ इन एक्सपेंस में भी इंक्रीज़ हुआ है और प्रीवियस पे हुआ है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 15% ऑफ प्रीवियस एक्सपेंस। ठीक है, तो प्रीवियस एक्सपेंस कितना था उसका जो है वो 45,000 था, तो उसके ऊपर उसका हुआ है, तो आपने प्रीवियस एक्सपेंस 515/100 से मल्टीप्लाई किया तो ये वाला आंसर आ गया। अब आपके पास सारी वैल्यूज आ चुकी है। अब न्यू एक्सपेंस आपने फाइंड करना था, तो न्यू एक्सपेंस का मीन है ये तो पहला है, ये उस पर अगेन और इंक्रीज हो गया, तो ये वाला इंक्रीज हुआ, दोनों को ऐड किया तो इतना उसका एक्सपेंस हो गया। अब न्यू सेविंग आप किस तरह से निकालेंगे, न्यू इनकम में से न्यू एक्सपेंस माइनस करेंगे, तो ये वाली आपके पास इंक्रीज इनकम जो न्यू इनकम थी वो ये वाली थी, इसमें से आप जो है ना न्यू जो आपके पास एक्सपेंस आया ये वाला सॉरी, तो इसको माइनस कर देंगे आप। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये वाली आपके पास उसकी न्यू सेविंग आ जाएगी जो कि है 34,500। पहले उसको 30,000 हो रही थी, अब उसको इतनी सेविंग हो रही है। ठीक है जी, तो इस वे में आप क्वेश्चन को लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ भी आ जाएगी और अच्छे से जो है ना वो यहाँ पे सॉल्व भी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 4 पेपर ईच ऑफ 100 मार्क्स। वो कहता है 4 पेपर हैं, हर एक की 100 मार्क्स हैं। अहमद ऑब्टेन्ड 67 मार्क्स इन दी फर्स्ट पेपर में उसने 67 लिए हैं, सेकंड में 56 लिए हैं एंड 80 मार्क्स उसने लिए हैं थर्ड पेपर में। हाउ मैनी मार्क्स शी मस्ट ऑब्टेन्ड इन दी फोर्थ पेपर टू गेट एन ओवरऑल ऑफ 70% मार्क्स। ओवरऑल उसने 70% मार्क्स लेने हैं, 3 सब्जेक्ट के मार्क्स उसने बता दिए। उसने कहा है फोर्थ सब्जेक्ट में उसको कितने मार्क्स चाहिए कि उसके 70% बन जाए। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे जी टोटल मार्क्स उसके कितने हैं। 4 सब्जेक्ट हैं, हर एक के कितने हैं 100, तो 4 को 100 से मल्टी टोटल मार्क्स आपके पास आ चुके हैं उसके। ठीक है, मार्क्स नीडेड फॉर 70% ऑफ, तो 70% उसको मार्क्स लेने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, तो 70 को आप 100 पे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल से जो कि है 400, तो 280 मार्क्स उसको चाहिए। 280 मार्क्स का मीन है 70% मार्क्स हासिल करना। ठीक है, तो 280 मार्क्स उसको चाहिए। अब उसने कितने लिए हुए हैं आप यहाँ पे लिखेंगे, मार्क्स ऑलरेडी ऑब्टेन, फर्स्ट पेपर में इतने हैं, सेकंड में इतने हैं, थर्ड में उसने इतने लिए हैं। तीनों को अब आप टोटल निकालें, 2063 उसके मार्क्स हैं। टोटल उसको कितने चाहिए 70% तक जाने के लिए 280 मार्क्स चाहिए। तो अब आप उसका निकालेंगे कि कितने नीडेड है उसको चौथे में, तो आप यहाँ पे मार्क्स नीडेड इन फोर्थ पेपर लिख के 280 माइनस 203 कर देंगे, क्योंकि ये तो वो ऑलरेडी ले चुका है, इतने उसको चाहिए, तो इतने में से इतने निकाल देंगे तो रिमेनिंग जो बचेंगे वही तो उसको ज़रूरत है। तो 77 मार्क्स उसको चाहिए थर्ड सब्जेक्ट में, तो यहाँ पे आप लिख देंगे सो अहमद नीड्स 77 मार्क्स टू गेट 70% ओवरऑल। ठीक है, कि ओवरऑल 70% तक जाने के लिए उसको फोर्थ सब्जेक्ट में 77 मार्क्स चाहिए। ठीक हो गया, तो इस वे में इस फॉर्मूले से आप ये क्वेश्चन करेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब चलते हैं। सईद वांटेड टू सेल आर कार एट a car of profit 5%, but at the last moment she changed her mind and sold the car at a loss of 5। प्रॉफिट 5% पे देना चाह रहा था लेकिन एट द एंड उसने माइंड चेंज किया और 5% लॉस पे दे दिया। इफ़ द डिफरेंस इन दी टू सेलिंग प्राइसेस इज़ रुपीज़, अगर दोनों सेलिंग प्राइसेस में उसका प्रॉफिट और लॉस के साथ उसका डिफरेंस 20,000 है, तो फाइंड दी कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार। तो कार की जो है कॉस्ट प्राइस आपने फाइंड करनी है, तो आप सबसे पहले लेट कर लेंगे कॉस्ट प्राइस को एक्स कर लेंगे। अब उसकी सेलिंग प्राइस विद 5% प्रॉफिट के साथ जब आपने लेनी है, तो आपको पता है कॉस्ट प्राइस में जो है ना आपने उसकी जो सेलिंग परसेंटेज थी उसको राइट करेंगे, तो x प्लस 5% ऑफ x लिखेंगे। x ऐसे लिखा, 5% का मीन है, 5 को आप 100 पे डिवाइड कर दें तो 0.05 और ये वाला x आ जाएगा। ठीक हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है ना ऑफ का मीन, तो ये वाला जो है आप इसको ऐड करें, x में ये वाली वैल्यू मीन 0.05 में 1 ऐड करें तो 1.05x आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो उसकी प्राइस थी सेलिंग प्राइस वो लॉस के साथ है, जब लॉस के साथ है फिर आप माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस में से उसको, तो वही बात ऐसे ही सेम करेंगे लेकिन साइन माइनस का करेंगे। तो एक्स में से जब आप मीन यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट लेंगे ना जो कि 1 दिया होता है, नहीं दिया हुआ ना, तो इस मीन वो 1 है, जब एक्स दिया हो तो 1 में से आपने 0.05 को माइनस किया तो 0.95x आ चुका। अब डिफरेंस बिटवीन टू जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है उसने खुद ही बता दिया था क्वेश्चन में कि 20,000 है, तो इन दोनों के डिफरेंस का मीन है पहले में से दूसरा माइनस कर दें, तो पहली वैल्यू आपके पास है 1.05x, 1.05x माइनस सेकेंड आई है 0.95x, तो 0.95x इज इक्वल टू
20,000 है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.10x आ जाएगा। और ये जो 0.10 है इसको इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वाली 2 लाख वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ कार कितनी आ जाएगी, ₹2 लाख। तो इस तरह से करके आपने ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो कर लेना है जी सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है, सर्वे वाज कंडक्टेड टू फाइंड द टोटल टाइम स्पेंड बाय 40 स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 इन डूइंग दी फॉलोइंग एक्टिविटीज़ जो भी है उसने दी हुई है। अब ये इस तरह से उसने एक सिनेरियो दे दिया था, उसने कहा था परसेंट ऑफ स्टूडेंट फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पे आप डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो परसेंट आ जाती होती है आपके पास। तो 12 को आपने 40 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया 30% आ गया, इसको इस पे करके दिखा तो 50% आ गया, 8 को 40 पे डिवाइड करके 100 से किया तो 20% आ गया। तो ये यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब इस वाली वैल्यू को लेके हमने चलना है, ये परसेंटेज माइंड में रखिएगा, 30%, 50% और 20% आया है आपको। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब चलेंगे जो कि उन्होंने स्टार्ट में दे दिया है, वो बाय मिस्टेक उनसे लिख हो गया है, उधर उन्होंने शायद एंड पे ही लिखना था क्योंकि और तो कोई एक्टिविटी है नहीं जिसके अकॉर्डिंग वो ये पूछ रहा हो क्वेश्चन। आप समझे क्वेश्चन को, व्हाट इज द ग्रैंड टोटल ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट स्पेंडिंग डिफरेंट टाइम ऑन दी अबव एक्टिविटी। तो वही बात है, अबव एक्टिविटी वही थी, इज इट 100% है तो 100% ही आएगा। क्यों, क्योंकि पहले ग्रैंड टोटल उसका 30% था फर्स्ट वाले का, फिर क्या आ रहा था 50%, फिर कितना आ रहा था 20%, ऐड करें कितना आ जाएगा 100%। येस द ग्रैंड टोटल इज 100% बिकॉज ऑल 40 स्टूडेंट आर अकाउंटेड, ACCOUN आना था। ठीक है, अकाउंटेड फॉर इन दी 3 कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज में हैं। कितनी उसकी ये थी टोटल स्टूडेंट जो थे ना उसमें से जो उन्होंने दिए हुए थे वो स्टूडेंट था 12, दूसरे का 20 था, थर्ड का 8 था। ऐड करें तो 40 आ रहा है तो 40 को 40 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दें, परसेंटेज कितनी आ रही है आपके पास 100 ही आ रही है। तो आप जब क्वेश्चन नंबर 10 कर लेंगे उसको देख के फिर आप ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो आप ज़ाहिर है आप स्टार्ट में जब सॉल्व करेंगे तो यही कर लें, लेकिन आपको इसलिए मैंने बाद में एक्सप्लेन किया है क्योंकि ये 10 से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की एक्टिविटी से ही उन्होंने ये क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया, बाय मिस्टेक उनसे यहाँ पे राइट हो गया होगा। ठीक है जी, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, कमेंट करके बताया करें कि आपको जो है वो वीडियो हेल्पफुल लगी है कि नहीं। बहुत जो है वो आपको पता है मेहनत होती है इस पर आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, इस पर टाइम भी काफ़ी लग जाता है। फिर ये भी कोशिश होती है कि जो स्पेस है उसी स्पेस में एग्जैक्ट आंसर जो है वो भी लाया जाए और उसी स्पेस में उसको मैनेज भी किया जाए। तो अगर आप अप्रिशिएट करेंगे तो फिर जो है वो हमें भी अच्छा लगता है। सो नेक्स्ट मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।